जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जैकपुर पे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 11 का अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक का मॉडल पेपर का सेट 1 लेकर आए हैं आप लोगों के हाफ ईयरली एग्जाम के लिए। जी हाँ, आप लोगों का जो ऐसे 1 एग्जाम होने जा रहा है उसके लिए मॉडल पेपर का सेट 1 लेकर आ चुके हैं। और 40 क्वेश्चन है इस मॉडल पेपर में, बिल्कुल आप लोगों का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और आप लोगों के एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो पूरा वॉच कीजिएगा, बिल्कुल भी वीडियो स्किप मत कीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। तो वीडियो को सपोर्ट कर दीजिएगा, सिर्फ वीडियो को लाइक करके एंड प्यारा प्यारा कमेंट करके। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं हम। सबसे पहला सवाल देखिए आपके स्क्रीन पर आ चुका है। सबसे पहले सवाल में आपसे पूछा गया है कि जीवन की सामान्य कारोबार वाक्यांश से क्या तात्पर्य है। राइट आंसर हो जाएगा मनुष्य का आर्थिक कार्य। ठीक है, जीवन की जो सामान्य कारोबार है, कारोबार वाला वर्ड जहाँ आ जाएगा तो आर्थिक के कारण होता है। कारोबार जो होता है वो आर्थिक क्रिया से रिलेटेड होता है, तो उसमें आर्थिक कार्य में इसको कर लेना है। ठीक है, इसके अलावा हम आपसे यही कहेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाले आइकन को प्रेस करके रखिए और व्हाट्सअप ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं, यानी तो दिए गए नंबर पर भी संपर्क करके आप ज्वाइन कर सकते हो। इससे होगा ये कि नोटिफिकेशन नहीं जाने के बाद आपको वीडियो आपके ग्रुप में प्रोवाइड करवाया जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्या है, निम्न में से किसके अध्ययन का संबंध अर्थशास्त्र से नहीं है। तो किसका अध्ययन है, सरकार का गठन। ठीक है, सरकार का गठन। ठीक है, सांख्यिकी का जनक किसे कहा जाता है। देखिए लास्ट है, ठीक है, हम मानते हैं कि आज लास्ट डे है, कल आप लोगों का एग्ज़ाम है, तो अभी अभी सुबह तक टाइम है। आप लोग अगर सपोर्ट करोगे, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करोगे, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करोगे, तो हम आप लेके ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करवा पाएंगे। अगर हम देखेंगे कि नहीं हमारा सपोर्ट ही नहीं हो रहा है, आप लोग लाइक ही नहीं कर रहे हो, कमेंट ही नहीं कर रहे हो, 200 लाइक, बताइए ना, कल एग्ज़ाम है लेकिन अगर हम टारगेट रख दें कि इस वीडियो में 200 लाइक आना चाहिए, तो कभी नहीं आएगा। कभी ज़िंदगी में 200 लाइक आप लोग पूरा नहीं कर पाओगे। ऐसे स्टूडेंट हैं जो पढ़ के चले जाते हैं लेकिन लाइक नहीं करते हैं, तो फिर हम भी क्या करेंगे, हम भी छोड़ देंगे। ठीक है, सांख्यिकी का पिता किसे कहा जाता है। ठीक है, सांख्यिकी का जो पिता कहते हैं हम लोग, गॉटफ्राइड एकने वॉल को कहा जाता है। ठीक है, चलिए बहुवचन में शाब्दिक, याद रखिएगा बहुवचन में शब्द सांख्यिकी से क्या तात्पर्य है। तो बहुवचन में शब्द सांख्यिकी से तात्पर्य है आंकड़ा। क्या हो जाएगा, आंकड़ा। अर्थशास्त्र में किस प्रकार के आंकड़ों का प्रयोग होता है। तो अर्थशास्त्र में जो आंकड़े मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों प्रकार के आंकड़ों का प्रयोग होता है। संचरित या परिमित उत्तर प्रश्नों में उत्तर के विकल्पों की संख्या हो सकती है, कितनी हो सकती है, केवल 2। किस प्रकार के आंकड़ों की विश्वसनीयता और सत्यता की जवाबदेही अन्वेषक पर होता है। राइट आंसर हो जाएगा इसका प्रकाशित। ठीक है, प्रकाशित आंकड़ों की। आंकड़ा संग्रह के लिए सूचनाएं एकत्र करने वाला डैश व्यक्ति डैश कहलाता है। कौन कहलाएगा भाई, तो अन्वेषक या प्रेक्षक कहलाएगा। इनमें से किस विधि का प्रगणक का उत्तरदाता से प्रत्यक्ष संपर्क होता है। किसका होता है भाई, तो वो होता है आपका व्यक्तिगत साक्षात्कार। ठीक है, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत में सर्वप्रथम कब जनगणना हुआ था। तो ये जो जनगणना हुआ था ये 1951 में हुआ था। वर्गीकरण आंकड़े डैश के व्यवस्थित करने की प्रक्रिया है। तो वर्गीकरण जो आंकड़े हैं वो विभिन्न स्तंभों तथा पंक्तियों में, ठीक है, व्यवस्थित करने की प्रक्रिया है। एक वर्ग का माध्य बिंदु बराबर होता है, क्या होता है। तो ठीक है, माध्य बिंदु, क्या बोला है, मध्य बिंदु से, सॉरी मध्य बिंदु का वह बात कर रहा है। तो यहाँ हो जाएगा उच्च वर्ग सीमा और निम्न वर्ग सीमा का औसत जो होता है वो उसका मध्य बिंदु होता है। ठीक है, तो यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 13 में कि बारंबारता वितरण में अपरिष्कृत आंकड़ों को डैश चर में वर्गीकृत किया जाता है। राइट आंसर होगा मात्रात्मक चर में। ठीक है, नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से कौन चर संतता चर का एक उदाहरण है। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन डी, विद्यालय में पढ़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या का। ठीक है, मिलान चिन्हों की गणना कितने समूह में की जाती है। तो मिलान चिन्हों की जो गणना है वो 2 समूह में की जाती है। नेक्स्ट जो सवाल है आपका, कह रहा है आपसे कि बिहार के एक शहर में 8 सितंबर 2005 को पेट्रोल तथा डीजल की कीमतों में वृद्धि के विरोध में आयोजित एक बंद के दौरान 5 पेट्रोल पंप खुले तथा 7 बंद पाए गए। 2 विद्यालय बंद और 9 विद्यालय खुले पाए गए। ये उदाहरण आंकड़ों के किस प्रकार के प्रस्तुतिकरण को प्रदर्शित कर रहा है। ठीक है, ये किस तरह का आंकड़ा है, अगर आपको बताया जा रहा है तो वो किस तरह का आंकड़ा है, तो सारणीकरण आंकड़ा है ये। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं आपको, कक्षा 11 की अध्यापिका आंकड़ों को पंक्तियों तथा स्तंभों के रूप में कक्षा में दिखाती है। वह आंकड़ों को किस प्रकार प्रस्तुत कर रही है। तो वह आंकड़ों को जो प्रस्तुत कर रही है वो सारणीकरण कर रही है। क्या कर रही है, सारणीकरण कर रही है। नेक्स्ट है आपका, सुमित पिछले 10 वर्षों की अवधि के दौरान एक विद्यालय में अध्ययन करने वाले विद्यार्थियों की संख्या को सारणीबद्ध करता है। सुमित के द्वारा किया गया विद्यार्थियों का यह वर्गीकरण क्या कहलाता है। तो ये जो कहलाएगा आपका कालिक कहलाएगा। क्या कहलाएगा, कालिक कहलाएगा।
काल श्रेणी आंकड़ों, याद रखिएगा, काल श्रेणी आंकड़ों को प्रस्तुतिकरण के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जा सकता है? तो यहाँ पे जो प्रयोग किया जाएगा वो तोरन का किया जाएगा। तोरन को और किस नाम से जाना जाता है? ये भी सवाल अच्छा है। तो इसको जाना जाता है संचयी बारंबारता वर्ग के नाम से। भारत में प्रथम आधिकारिक जनगणना कब प्रारंभ की गई थी? तो ये हुआ था आपका 1951 में। ब्रिटिश काल में भारत की राष्ट्रीय आय की गणना का पहला प्रयास किया गया था, किसके द्वारा ये बताना है? तो दादा भाई नौरोजी के द्वारा। अगला सवाल है हमारा कि रेलवे ने भारत की अर्थव्यवस्था की संरचना को किस प्रकार प्रभावित किया है? राइट आंसर होगा, लोग अब लंबी यात्राएं कर सकते हैं, कृषि के व्यवसायीकरण को बढ़ावा मिला है। तो ए और बी दोनों हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा आपका। ठीक है, चलिए, स्वतंत्रता के पश्चात भारत में किस आर्थिक प्रणाली को अपनाया गया? तो स्वतंत्रता के पास भारत में जो है मिश्रित जो है आर्थिक प्रणाली को अपनाया गया। औपनिवेशिक काल में भारत के औद्योगिकरण के पीछे विदेशी शासकों से के क्या उद्देश्य थे? तो ये जो थे आपके भारत के कच्चे माल का निर्यात बनाना, भारत को एक विशाल बाजार बनाना। ठीक है, किसी वस्तु की कीमत निर्धारण बाजार में किसके द्वारा होता है? तो ये जो होता है आपका मांग और पूर्ति दोनों के द्वारा होता है। राष्ट्रीय योजना समिति का गठन कब किया गया? तो राष्ट्रीय जो योजना समिति का जो गठन है वो आपके 1935 में किया गया था। नेक्स्ट है आपका पंचवर्षीय योजना की अवधि कितनी होती है? पंचवर्षीय योजना है तो 5 वर्ष की होगी। किस प्रकार की आर्थिक प्रणाली में उत्पादित वस्तुओं को लोगों के बीच उनकी कार्य क्षमता के आधार पर वितरित किया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, सार्वजनिक हो जाएगा। ठीक है, भारत की प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई थी? तो भारत की प्रथम औद्योगिक नीति की जो घोषणा की गई है वो 1948 में की गई है। भारतीय सांख्यिकी संस्थान कहाँ अवस्थित है? तो भारतीय सांख्यिकी संस्थान जो है वो अवस्थित है आपका, ये बताना है ना, सांख्यिकी संस्थान जो ऑप्शन सी कोलकाता में अवस्थित है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका आर्थिक समृद्धि प्रमाणिक सूचक। ठीक है, वो कहाँ है आपको बताना क्या है, मतलब आर्थिक समृद्धि का प्रमाणिक सूचक जो है वो क्या होता है? तो सकल घरेलू उत्पाद होता है। ठीक है, याद रखिएगा। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब की गई थी? तो विश्व व्यापार संगठन की स्थापना की गई 1995 में। भारत में नई आर्थिक नीति की घोषणा कब की गई थी? तो भारत में नई आर्थिक नीति की जो घोषणा की गई 1991 में की गई। प्रत्यक्ष कर डैश लगाया जाता है? तो प्रत्यक्ष कर जो लगाया जाता है व्यक्ति की आय पर लगाया जाता है। ठीक है, अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है हमारा कि बताइए विनिवेश का उद्देश्य क्या होता है? तो विनिवेश का जो उद्देश्य होता है वित्तीय अनुशासन को बढ़ाना, आधुनिकीकरण में सहायता देना, सरकार द्वारा आय एकत्रित करना, या फिर इनमें से सभी? तो इनमें से सभी हो जाएगा, ऑप्शन डी। योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? योजना आयोग का अध्यक्ष, सीधा सीधा बात है, योजना आयोग का जो प्रमुख होता है या फिर अध्यक्ष होता है, कुछ भी बोलेगा तो प्रधानमंत्री होगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका टाटा स्टील कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो टाटा स्टील कंपनी की जो स्थापना हुई थी वो 1907 में हुई थी, याद रखिएगा। टाटा स्टील कितने देशों में कार्यरत है? तो टाटा स्टील जो है वो 30 देशों में कार्यरत है। अगला सवाल है हमारा विश्व बैंक को किस नाम से जाना जाता है? तो IBRD के नाम से जाना जाता है। आशा करते हैं आप लोगों को आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, घंटी वाले आइकन को दबा लीजिएगा ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे जाए। एक जरूरी सूचना ये है कि ये जो आप लोगों को कराया जा रहा है ये थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन आप लोगों को कराया जा रहा है। इसके अलावा मेरे प्लेलिस्ट पर सब्जेक्ट वाइज आपको करवा दिया गया है, तो प्लीज़ जाइए वहाँ से आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिए। ठीक है, मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में। थैंक यू।